नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का सक्सेस क्लासेस में। देखिए, जो हम एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यू कवर कर रहे थे, 27 साल के जो प्रीवियस ईयर पीटी के एमसीक्यू थे, उसको कवर कर रहे थे। उसमें अभी तक हमने देखो 50 एमसीक्यू कवर कर लिए, जो कि आपका 1995 से लेके 2004 तक का लगभग हो गया था। 2004 में और भी है, वो हम देखते हैं। तो आज जो शुरू करेंगे एमसीक्यू, वो एमसीक्यू नंबर आपका 51 होगा, जो कि 2004 के जो कि क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी सर एंड मैम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन 51, जो कि 2004 में पूछा गया है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला स्टेटमेंट आपका निकल कर आता है कि चीनी तीर्थयात्री फायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था। ओके, सेकंड स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि चीनी तीर्थयात्री वेन सॉन्ग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। यानी कि जो वेन सॉन्ग है वो बताते हैं कि वे हर्ष से मिलते हैं, और वेन सॉन्ग अपने अध्ययन अपने पुस्तक में बताते हैं कि हर्ष जो कि बौद्ध धर्म का विरोधी था। क्या ये बात सही है? देखिए, तो ये 2 स्टेटमेंट है। अगर आप दूसरा स्टेटमेंट देखो तो आप इजीली पहचान जाओगे कि ये गलत, क्योंकि जो हर्ष थे वो बौद्ध के लिए, बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी काम करते थे। उनको जो कि संरक्षण वगैरह देते थे। अगर आपने थोड़ा बहुत एंशिएंट हिस्ट्री हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो इससे पता चलता है कि ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है क्या कि वेन-सॉन्ग बताते हैं कि हर्ष हर्ष जो कि बौद्ध धर्म के विपरीत थे या फिर उनको उनके प्रतिरोधी थे। तो ऐसा नहीं है। हर्ष तो उनको प्रोटेक्शन वगैरह भी देते थे और बहुत सारे दान-वान किया करते थे। तो पहला सेकंड स्टेटमेंट गलत हमारा। पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है यहाँ पे, यह इस वजह से देखिए गलत हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो फायान था, वो कनिष्क के समय जो चौथी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी तब आया था। जी नहीं, ये गलत बात है। फायान तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय जो आपके थे चंद्रगुप्त द्वितीय जी, ठीक है? इनके टाइम पीरियड में आए थे, ना कि कनिष्क के टाइम पीरियड में। तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये देखो ईज़ी क्वेश्चन आपको पहली नज़र में देखने में कठिन लगेंगे, लेकिन थोड़ा-सा आप रिलेट करेंगे कि फायान कब आया था, वेनसॉन्ग कब आए थे, तो आप इज़िली जो कि आंसर तक पहुँच जाएँगे। और जो ये बौद्ध परिषद की बात हुई थी, जी हाँ, 4 बौद्ध परिषद हुआ था। अगर बौद्ध परिषद पे आगे एमसीक्यू आएगा तो हम उसको डिटेल में देखेंगे। तो अगर देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, दूसरा भी गलत है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन-सा एक अन्य तीनों के समसामयिक या कंटेम्परेरी नहीं था? 2005 का ये आपका क्वेश्चन था, यानी 2004 तक के क्वेश्चन हो गए हमारे। तो 2005 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो कौन तीन, मतलब यहाँ पे बताना है कि कौन ऐसे 3 लोग हैं जो एक ही टाइम पीरियड में थे और तीनों एक साथ टाइम पीरियड उस, जैसे अभी 2010 चल रहा है, तो 2010 में चाहे वो किसी ऐज के हो, वो 2010 में रहे होंगे, ठीक है? तो उसी तरह वो जब भी टाइम पीरियड हो, जब भी ये रहे होंगे तो उनके साथ-साथ जो कि 2 और जो कि होंगे। ठीक है? तो वो तीनों साथ होंगे और कोई एक ऐसा होगा जो उस टाइम पीरियड में नहीं होगा, या तो उसके पहले होगा या तो उसके बाद आया होगा। ठीक है? तो देखो यहाँ बोला जाए कि बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजीत। अगर आपको एक छोटा-सा या वाकया याद होगा, जो हमने लास्ट प्रीवियस जो एमसीक्यू देख रहे थे, वहाँ पे एक मिलिंद पन्नू नाम की बुक थी, पुस्तक था। उसके बारे में पूछा गया था किससे संबंधित है? वहाँ पे बताया गया था कि बौद्ध भिक्षु थे, और उसमें जो कि बौद्ध भिक्षु और किसके साथ ये संवाद है मिलिंद पन्नू में। ये हमने एमसीक्यू किया था। तो देखो, जो मिलिंद पन्नू था, यानी कि जो ग्रीक राजा थे मिनांडर, उनकी बात होती होती थी, उन्हीं को मिलिंद कहा जाता था। और जो मिलिंद पन्नू में बताया था कि जो मिलिंद थे वो बौद्ध भिक्षु से बात करते थे, ठीक है? तो बौद्ध भिक्षु ऑब्वियस है बुद्ध के बाद हुए होंगे, जब बुद्ध ने लोगों को ज्ञान दिया होगा, उनका अनुसरण किया होगा, तो जब बुद्ध के बाद ही बौद्ध भिक्षु ढेर सारे आए होंगे, उनसे जुड़े होंगे। तो ये तो आप इससे यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करके लगा सकते हैं कि क्या मिलिंद जो कि गौतम बुद्ध के कंटेम्परेरी थे? तो ये मोस्टली लगता है, क्योंकि ये बौद्ध भिक्षु से मिले, बौद्ध के बारे में जान रहे थे, समझ रहे थे, उनसे कुछ क्वेश्चन वगैरह कर रहे थे। मिलिंद पन्नू में, जैसा कि हमने लास्ट एमसीक्यू में पिछले में देखा था। तो इस आधार पर आप अगर थोड़ा-सा लॉजिक लगाएँगे, गेस लगाएँगे, तो लगेगा कि ये दोनों तो कंटेम्परेरी नहीं है। और हमसे पूछा कि तीनों में से कोई एक ही है जो कंटेम्परेरी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि और हमने देखा कि बिंबिसार, अशोका, तो गौतम बुद्ध जो कि बिंबिसार के कंटेम्परेरी थे, ये भी सही है। तो इसी बेस पे अगर आप लगेगा कि मिलिंद नहीं है तो प्रसेनजीत भी हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो भी, अगर लॉजिक के हिसाब से देखें तो भी सही है। मिलिंद ही है जो कि तीनों कंटेम्परेरी नहीं है, लेकिन जो आपका बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत थे, ये तीनों एक ही टाइम पीरियड में थे। मिलिंद जो कि बाद में आए थे। ठीक है? वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो वही बोला कि बिंबिसार जो था, हर्षक हर्षक वंश का शासक था, जो 544 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था। और गौतम बुद्ध देखो 530 63 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था इनका। और जो प्रसेनजीत था, यह महाजनपद काल में कौशल का शासक था।
जबकि मिलिंद जो कि इंडो ग्रीक शासक था। तो इस तरह से आप देख लो, वही सारा जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, मैचिंग का गया है। तो यहाँ पे कुछ पुरातात्विक स्मारक स्थल दिए गए हैं, ये स्थल है और ये राज्य है। तो आपसे पूछा कि ये स्मारक स्थल जो कि किस राज्य में सिचुएटेड है या किस राज्य में लोकेटेड है। ठीक है, तो मैचिंग करना है। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है आपका। तो अगर आप देखो, जो शिशुपालगढ़ है, शिशुपालगढ़ ये उड़ीसा में पड़ता है आपका, ठीक है। और जो बिष्णुपुर है, ये भी इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक स्थल है, ये जो कि आपका असम में पड़ता है, ठीक है, जहाँ तक मुझे रिकॉल हो रहा है। और पिपरौवा, पिपरौवा भी मैंने सुना है, ये आपका यूपी में पड़ता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, पिपरौवा यूपी में। अगर हम इस आधार पे मैचिंग करें तो ये देखिए, ए का 3 कहाँ पर, ए का 3, तो ए का 2 यहाँ पर, तो ए तो गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा। तो ए का 3 सी और डी में दिया है मेरा, ठीक है। बी जो पिपरौवा, मैंने बोला कि बी का 4 होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो ये यही हमारा, इस आधार पर अगर देखें तो ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं डी वाला भी क्या मैच कर रहा है। डी जो बिष्णुपुर असम में बताया मैंने, डी का तो सॉरी, ये गलत होगा, डी का यहाँ पे बताया जा रहा है मणिपुर। तो यहाँ पे जो देखो, कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, फैक्ट है, याद करना पड़ता है। तो देखो, जो बिष्णुपुर है, जो विष्णु टेम्पल है, ऐतिहासिक स्मारक स्थल, ये मणिपुर से मिला है, असम से नहीं। और जो आपका गोलपाड़ा है वो असम में है, और पिपरहुआ आपका यूपी में, ये करेक्ट था। शिशुपालगढ़ ये आपका उड़ीसा में, ये भी करेक्ट था। तो इस आधार पर देखिए तो आपका सी वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। ये कुछ ऐसे फैक्ट है जो आपको नोट्स करके लिखना होगा, कौन सी चीज़ें कहाँ पाई गई होंगी, और उनको टाइम टाइम पे जो कि रिवीजन करना पड़ेगा। जब आप रिवीजन करेंगे तभी ये सब चीज़ें कुछ याद कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि शिशुपालगढ़ उड़ीसा राज्य में अवस्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। और फिर यहाँ पे देखो बताया गया कि पिपरहवा जो है कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है। पिपरहवा स्थित स्तूप की खुदाई 1898 ईस्वी में की गई थी, जहाँ पर बुद्ध की अस्थियों का एक प्रस्तर कलश, एक स्वर्णिम पट्टिका एवं सोने की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कल को स्टेटमेंट दे दे कि यह एक ऐसा स्तूप है जिसकी खुदाई 1898 में की गई थी और इसमें बुद्ध की हड्डियों, प्रस्तर कलश और स्वर्ण पट्टिका एवं सोने की मूर्ति प्राप्त हुई थी। फिर पूछेगा ये आपका कौन-सा स्तूप है? अमरावती का स्तूप दे देगा, पिपरहवा का स्तूप दे देगा। तो इसी तरह से बहुत सारे जो कि स्तूप वगैरह दे देगा, 4 ऑप्शन आपको पकड़ना होगा। तो ये पिपरहवा स्तूप के बारे में आप जो कि ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे इस तरह से बुद्ध की अस्थियाँ वगैरह पाई गई हैं। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट आपका गोलपाड़ा, गोलपाड़ा देखो असम राज्य में अवस्थित एक प्रशासनिक जिला है। यहाँ से भी कई सारे ऐतिहासिक स्मारक वगैरह देखने को मिले हैं। अब बिष्णुपुर, बिष्णुपुर जो कि आपका मणिपुर राज्य में अवस्थित है, यहाँ भगवान विष्णु के प्रसिद्ध मंदिर मिला है, यानी जो कि ऐतिहासिक है, प्राचीनतम है। तो ये हमने कुछ फैक्ट देख लिया। ऐसे फैक्ट वाले आप थोड़ा-सा नोट कीजिएगा और उसको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करते रहिएगा टाइम-टाइम। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, हो सकता है क्योंकि ये देखो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो ये आगे भी पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको देखो 2006 में पूछा गया है, निम्न में से कौन-सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ बोला जाए कि विक्रमशिला मठ उत्तर प्रदेश में। नहीं, विक्रमशिला मठ तो हम आराम से कोई बच्चे बता देगा, ये तो बिहार में है, यूपी में नहीं है, तो ये गलत है। आपसे पूछा कोई एक सही है, आपको बताना है कौन-सा सही है। हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश में, ये देखते हैं। उदयगिरि की गुफाएँ उड़ीसा में, जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। जो आपका उदयगिरि की गुफाएँ होती हैं, वो आपका जो कि उड़ीसा में स्थित है। और अमरावती बौद्ध स्तूप महाराष्ट्र में, जी नहीं, अमरावती तो आंध्र प्रदेश में है। ये सब जानते हैं आप लोग, इज़िली समझते हैं, थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो सकता है महाराष्ट्र दिया तो आप ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र नहीं, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तो इस वजह से डी भी गलत है और उदयगिरि गुफाएँ उड़ीसा में, ये बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पे थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें। तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय, उसके बारे में बताया जा रहा है कि यह बिहार राज्य के भागलपुर जिले में अचिंतन गाँव में जो कि स्थित है। इसकी स्थापना किसने किया था? पाल राजा धर्मपाल द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 8वीं शताब्दी में। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था, उसकी स्थापना कौन किया था? तो पाल राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में किया था। अब देखो इसके बारे में और क्या बताया जा रहा है कि प्राचीन समय में यह बौद्ध भिक्षुओं के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में इस विश्वविद्यालय का प्रमुख स्थान था। यहाँ पे देखो बौद्ध धर्म एवं दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्व ज्ञान एवं व्याकरण का भी अध्ययन किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे केवल बौद्ध धर्म से संबंधित दर्शन की बात की जाती है, नहीं, यहाँ पे न्याय, तत्व ज्ञान और व्याकरण से संबंधित जो कि अध्ययन कराए जाते थे। अब इस विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विद्वान हैं, जिनका इतिहास में नाम है, तो वो नाम भी आप याद रखिएगा, थोड़ा बहुत एक नज़र बस देख लीजिएगा। रक्षित, विरोचन, ज्ञानपद, बुद्ध, जेतारी, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, मित्र, रत्न, ब्रज एवं अभयंकर।
ठीक है, ये कुछ प्रसिद्ध नाम है, आपको इसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बस एक नजर आप देखिएगा, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आपको रिकॉल हो जाएगा ये नाम। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे जो हेमकुंड गुरुद्वारा पूछा था, ये आपका उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ से 40 किलोमीटर दूर दिखेंगे, तो तिब्बत नेपाल सीमा पर है। तो हो सकता है ये पूछ दे कि अगले बार एमसीक्यू में कि हेमकुंड गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है, तो यह तिब्बत नेपाल में स्थित है, जो कि उत्तराखंड राज्य के समीप आएगा, तो वहां पे स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा, तिब्बत नेपाल बॉर्डर, हो सकता है बांग्लादेश से भारत बॉर्डर दे दे, या फिर वर्मा इंडिया बॉर्डर दे दे, तो ध्यान रखिएगा। तो हेमकुंड गुरुद्वारा जो कि आपका उत्तराखंड राज्य में तिब्बत नेपाल सीमा के पास है। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जो उदयगिरी की गुफा है, वो उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से 6 किलोमीटर दूर पहाड़ी में अवस्थित है। और इसमें बताया कि इन गुफाओं में निर्मित चैत्यगिरी जैन धर्म से संबंधित रखते हैं। तो कल को स्टेटमेंट आ सकता है उदयगिरी की गुफाएं संबंधित है बौद्ध से, जैन से, और भी एक दो दे देगा। तो आप ध्यान रखिएगा ये किससे संबंधित है, उदयगिरी की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है, या फिर मैचिंग के लिए दे सकता है कि उदयगिरी की गुफाएं संबंधित है, आपके सामने होगा जैन धर्म या बौद्ध धर्म। अगर जैन धर्म है तो समझिए सही है वो। ठीक है, तो उदयगिरी की गुफा किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। आगे देखिए बताया जाए कि इस चैत्यगिरी का निर्माण शुंग काल में हुआ था। तो इसका निर्माण कब हुआ था उदयगिरी की गुफा का, शुंग काल में हुआ था। उदयगिरी का अर्थ क्या होता है, सूर्योदय की पहाड़ियां। ठीक है, यानी कि जहां जिस पहाड़ी से सूर्योदय होता है उसका अर्थ होता है उदयगिरी। फिर यहाँ पे अमरावती बौद्ध स्तूप के बारे में बात किया जाता है कि इसे देखो सम्राट अशोक के शासन काल में 200 ईसा पूर्व में बनाया गया था। यह आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में बनाया गया था, और यह जो कि कृष्णा नदी के दाहिने तट पर, यानी कि जो आपका अमरावती बौद्ध स्तूप है वो कहाँ पर है, कृष्णा नदी के तट पर है। और इसको देखो जो कि सम्राट अशोक के शासन काल में बनवाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा फैक्ट था अमरावती बौद्ध स्तूप के बारे में। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि किस पत्थर का बना है, ये सब चीजें तो वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए अमरावती बौद्ध स्तूप का एक पिक्चर देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि चलिए देख लीजिए अमरावती की जो बौद्ध स्तूप है, वो उसका स्ट्रक्चर कुछ देखिए इस तरह का है। यहाँ इस तरह से कुछ दिखता है, उसके अंदर की चीज़ें ये जो उस पे ये जो आकृति वगैरह कुछ बनाई गई है, बाहर से देखने में ऐसा कुछ दिखता है। एक और पिक्चर में आपको दिखा था और क्लियर होगा थोड़ा सा, देखिए इस तरह से। ठीक है, ऐसे इस तरह से। तो इस तरह से कुछ की अमरावती का बौद्ध स्तूप हमको देखने को मिलता है। चलिए चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 हमसे कह रहा है कि कौन सा बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राज्यकाल के दौरान हुए थे। 2006 का ये आपका जो कि क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो आपका सूर्यवर्मन के राज्यकाल में कौन से बृहत मंदिर का निर्माण किया गया था, या आरंभिक जो कि प्रारंभिक अभिकल्पना की गई थी। तो देखो श्री मरियम्मन मंदिर, अंकोर वाट, बाटू केव्ज मंदिर और कामाख्या मंदिर। तो जब भी सूर्यवर्मन का नाम आता है तो उनके साथ साथ जो कि अंकोर वाट की फेमस मंदिर का नाम जरूर आता है। ये जो कि आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा इसके एक्सप्रेशन के बारे में क्या कहा जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि कंबोडिया के नगर अंगकोर में विष्णु को समर्पित ये मंदिर किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण 1113 से 1150 ईस्वी के दौरान कराया गया था, और जो कि ये मंदिर कहाँ लोकेटेड है, कंबोडिया आपका देश में है। ठीक है, 12वीं सदी में सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में इस मंदिर के आरंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण कार्य आरंभ हुआ था। यह मंदिर भगवान विष्णु को जो कि समर्पित है। यह मंदिर विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या कहते हैं, 2006 का ही क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी, अमोघ वर्ष प्रथम, दंती दुर्ग, ध्रुव या कृष्णा ने। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 56 है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव वो आपका दंती दुर्ग ने रखी थी। ठीक है, बी वाला स्टेटमेंट सही है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ बताया जाएगा कि दंती दुर्ग को राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसका वास्तविक नाम दंती वर्मन था। राष्ट्रकूट साम्राज्य की राजधानी कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में मान्यखेत अथवा मालखेड़ थी। तो ये ध्यान रखिएगा, जो आपका राष्ट्रकूट साम्राज्य की राजधानी क्या थी, वो मालखेड़ थी, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है अभी वर्तमान में। तो इसका नाम क्या था, मालखेड़ था। और वास्तविक इसके संस्थापक कौन थे, दंती वर्मन या फिर दंती दुर्ग। इजी क्वेश्चन था ये। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 57, जो कि फिर से देखिए मैचिंग का गया, ये भी 2006 का ही क्वेश्चन है। 2006 में काफी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ उपलब्धियां, आविष्कार या फिर परिकलन दिया गया है। अब पूछा जाए कि ये कौन से प्राचीन भारतीय विद्वान द्वारा ये उपलब्धि आविष्कार किए गए हैं। तो पहला यहाँ पर आपका स्टेटमेंट आ रहा है
ए वाला पृथ्वी द्वारा सूर्य परिक्रमा की कालावधि। अगर देखो पृथ्वी द्वारा सूर्य परिक्रमा की जो कालावधि की बात है तो भास्कराचार्य ने बताया है। अब भास्कराचार्य मुझे कैसे याद होता है, भास्कर देखो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, तो सूर्य की परिक्रमा भास्कराचार्य, ये मैंने अपना ट्रिक बना लिया याद करने का। आप भी इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो जहाँ पे ए का 2 मिला है वो आप देख लो, सी में मिल रहा है, ए में मिल रहा है, बी और डी में नहीं मिला, तो बी और डी आपका ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाता है। 2 ऑप्शन आप ऐसे ही एलिमिनेट कर लेते हो। फिर उसका आप चलिए देखते हैं अब बाकी के स्टेटमेंट। जो आपका बी बोला है पाई के मान की परिकल्पना, तो ये किन्होंने किया था पाई के मान की परिकल्पना, तो ये थे बुधायना, ठीक है, बुधायना। तो इन्होंने किया था, तो 3 कहाँ है, बी का 3 यहाँ पर है, तो ये गलत हो जाता है। तो हमारा स्टेटमेंट निकल जाता है ऑप्शन नंबर सी। बाकी शून्य अंक की खोज, तो ये सब आप सभी जानते हो किसने किया था, आर्यभट्ट ने। काफी इजी है, तो आप इससे भी मैच करके जो कि आपका सी वाला निकल जाता है अगर आप सी डी में कंफ्यूज है तो। बचा एक डी जो कि आपका सांप सीढ़ी का खेल है। ये देखो आपका ज्ञानदेव यहाँ से इससे रिलेट करते हैं, तो डी का क्या हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ये आप याद रखिएगा, हो सकता है आगे नेक्स्ट मैचिंग में इन्हीं में से किसी एक का उठाकर पूछ दे कि ये किसकी उपलब्धि है। तो सांप सीढ़ी का खेल अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो ध्यान रखिए ज्ञानदेव। और जो आपका पाई का मान की परिकल्पना थी ये बुधयाना, ठीक है। और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया, भास्कराचार्य। शून्य की खोज तो सभी जानते हैं, आर्यभट्ट, ठीक है। चलते पे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 58 पूछा जाए कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किनके बीच में स्थित है। इस तरह के यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछती है किन 2 नदियों के बीच में जो कि कोई प्राचीन ऐतिहासिक स्थल, इमारत, स्मारक वगैरह है। तो देखिए बोला जाए जो आपका तक्षशिला है वो किन 2 नदियों के बीच में है। पहला है सिंधु और झेलम, दूसरा है झेलम तथा चिनाब, तीसरा है चिनाब तथा रावी, चौथा है रावी तथा ब्यास, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ए है, सिंधु तथा झेलम के बीच में आपका तक्षशिला जो कि प्राचीन नगर जो कि स्थापित है। अब देखो यहाँ बोला जा रहा है कि प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में स्थित है। तक्षशिला वर्तमान में इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है, यानी कि अभी वर्तमान देखेंगे तो कहाँ है, इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह हिंदू रस राज्य की राजधानी थी। यह एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध था। इसकी स्थापना 6वीं एवं 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी, यानी कि काफी प्राचीन है तक्षशिला आपका, 6वीं या फिर 7वीं शताब्दी में की गई थी। वर्तमान और किन 2 नदियों के बीच में, सिंधु तथा झेलम। ध्यान रखिएगा यूपीएससी जो कि अपने क्वेश्चन रिपीट करती है, तो मे भी ये किसी ऑप्शन के साथ ये वाला क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना लगती है, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 हमसे कहता है कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, कालानुक्रम, यानी कि कौन कौन से जो कि आक्रमणकारी पहले आए, उनके बाद कौन आए, फिर उनके बाद कौन आए। ये आपको एक क्रम यहाँ पे सेट करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो बोला जाए कि क्या पहले यूनानी आए, फिर शक आए, फिर कुषाण है। फिर दूसरा बोला जाए कि पहले यूनानी आए, फिर कुषाण है, फिर शक आए। तीसरा बोला जाए कि पहले शक आए, फिर यूनानी आए, फिर कुषाण है। फिर चौथा बोला जाए कि पहले शक, फिर कुषाण, फिर यूनानी। तो देखो जो इसका सही आंसर है वो आपका है ए, पहले यूनानी आए थे, फिर शक आए थे, फिर कुषाण आए थे। तो ये आप क्रम याद रखिएगा, इस पे रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है, तो ए वाला इसका स्टेटमेंट सही है। फिर उसका चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 2006 का ये भी क्वेश्चन है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये हमसे कह रहा है क्या ये सही बात है। दूसरा बोला है कि पूर्वी भारत के पाल शासक जो कि बौद्ध मत के समर्थक थे, यानी कि देखो बुद्धिज्म पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखो जो पहला स्टेटमेंट बोला है कि जो इक्ष्वाकु शासक थे वो बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, जी नहीं, वो विरोधी नहीं थे बल्कि उनको सपोर्ट करते थे, समर्थन करते थे। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। और जो दूसरा बोला कि पूर्वी भारत यानी कि जो आपका ईस्टर्न इंडिया वाला पार्ट है, यहाँ पे बंगाल वाला एरिया देखेंगे, तो पाल शासक जो बौद्ध मत के समर्थक थे, जी हाँ, जो पाल शासक थे वो बिल्कुल बौद्ध मत के समर्थक थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल 2। पहला गलत है क्योंकि उल्टा बोला है कि यहाँ पे इसके विरोधी थे, नहीं, विरोधी नहीं थे बल्कि उसके समर्थन में थे। देखिए यहाँ बोला है कि दक्षिण में 225 से 325 ईसा के दौरान आंध्र में जो कि इक्ष्वाकु वंश का शासन था। ये राजूस के पूर्वज थे जिन्हें अयोध्या के प्रमुख इक्ष्वाकु वंश माने जाते थे, ठीक है। ये भी बोला जा सकता है कि इक्ष्वाकु वंश किसके पूर्वज थे, तो राजूस के पूर्वज थे जो कि अयोध्या के प्रमुख इक्ष्वाकु वंश माने जाते थे। इस वंश के यहाँ कुल 7 शासक हुए जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थी, यानी कि बौद्ध मत को या फिर बौद्ध विचारधारा को मानने वाली थी। यहाँ नागार्जुन कोंडा कोंडा स्थित मूर्तियों में बौद्ध की विशाल मूर्तियां शामिल है।
तो ये देखिए इम्पोर्टेंट है। जो नागार्जुनकोंडा में स्थित जो बौद्ध की विशाल मूर्ति है वो किसके शासनकाल के समय में बनाई गई थी? ये इक्ष्वाकु वंश के शासनकाल की चीज़ें हैं। बंगाल में पाल शासक के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण हुआ था। तो इन दोनों ने जो कि आपका जो इक्ष्वाकु वंश है और पाल वंश है, दोनों ने जो कि बौद्ध को समर्थन दिया था। सिंपल सा बात है, बस इसी एक लाइन पे जो कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था, क्या दोनों ने समर्थन किया था या नहीं? इस तरह की क्वेश्चन था। तो जी हाँ, दोनों ने समर्थन किया था। तो ये आज के 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं। कल जो कि फिर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो होगा वो हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी चैनल में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।